दोस्तों नमस्कार। कुछ दिनों पहले एक वीडियो हमने देखा था जिसमें कुछ मुस्लिम युवक अपने जो ग्राहक हैं उनको चाय पिलाते हुए उसमें थूक रहे थे। काफ़ी वायरल हुआ और एक देहरादून का एक और वीडियो आया था जो कुछ रोटियां वगैरह बना रहा था, उसमें थूक कर रहा था। तब से उत्तराखंड में एक जिहाद शुरू हो गया, वो है थूक जिहाद। जितने भी उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, उत्तराखंड में रह रहे हैं, उनको लगा कि भाई उत्तराखंड में चल क्या रहा है। उत्तराखंड तो देवताओं की भूमि मानी जाती है, कौन से लोग हैं, कहाँ से लोग आ गए अचानक से। तो तब से एक प्रकार से ये थूक जिहाद शुरू हो। हमें भी लगा कि यार वाकई में ऐसा हो रहा है क्या, कि कहाँ से इस प्रकार की क्या कम्युनिटी, जो मुस्लिम कम्युनिटी है, इस प्रकार की हरकतें जो कर रही है। लेकिन कुछ समय बाद एक पोस्ट, जब हम सोशल मीडिया चला रहे थे तो वहाँ पर एक पोस्ट और नज़र आई, जहाँ पर एक और मुस्लिम जो युवक हैं वो बात कर रहे हैं कि उत्तराखंड में जो हमारी गाय माता है उनको राष्ट्र माता घोषित किया जाए। वो भू कानून की भी बात कर रहे हैं, वो ये बात भी कर रहे हैं कि भाई ये थूक जिहाद जो है, इनको जिहादियों को तो फांसी पे चढ़ा देना चाहिए। तो हमें लगा कि क्या वाकई में जिस कम्युनिटी के अंदर भी इस प्रकार के लोग हैं जो इस तरीके की बात करते हैं। तो ये सर्च करते करते हमें आज़ाद भाई मिले। जब हमने आज़ाद भाई से, वैसे तो पुराना परिचय है हमारा, लेकिन जब हमने इनसे जानना चाहा तो मुझे लगा कि उत्तराखंड के लोगों को भी ये बात समझनी चाहिए। ऐसा तो नहीं है कि क्योंकि जब जब चुनाव उत्तराखंड में आते हैं तो कुछ ना कुछ, कभी यहाँ पर लैंड जिहाद शुरू हो जाता है, कभी यहाँ पर लव जिहाद शुरू हो जाता है और एक नया जिहाद थूक जिहाद शुरू हो जाता है। पहले तो आज़ाद भाई बहुत स्वागत आपका हमारे प्रोग्राम में। शुक्रिया। मैं देख रहा था कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित करो, ये सबसे पहले जब मैंने आपका वो देखा इंस्टा या फेसबुक पे आया था, एक मुस्लिम होने के नाते मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि एक मुस्लिम युवा इस तरीके की बातें कर रहा है। क्या कुछ है उत्तराखंड में रहते हुए, भू कानून की भी आप बात कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि इस प्रकार के जिहादी उत्तराखंड में नहीं होने चाहिए। क्या कुछ लगता है जो राष्ट्रमाता वाले पे पर्सन पे पहले आते हैं, ये कहाँ से मन में उठा कि गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए? पहले तो मैं आपका और आपके विजय पथ चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा कि आपने एक बहुत ही अच्छे मुद्दे पर आज डिस्कस किया कि भाई गाय माता को क्यों राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय गाय माता का दर्जा दिया जाए। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है आज देश में। इसके लिए मैं आपका पुनः धन्यवाद करता हूँ। देखिए, आप हिंदू धर्म से हैं, हम मुस्लिम धर्म से हैं, ऐसे ही बहुत सारे लोग अपने अलग अलग धर्म से हैं, कोई हिंदू से, कोई मुस्लिम से, कोई ईसाई से, कोई सिख है, और अपने अपने जो उनके ईश्वर के अनुयायी बन के आए हैं उनको फॉलो करते हैं। तो हमारे मुस्लिम समाज में भी, जैसे हिंदू समाज की बात करें, हिंदू धर्म की बात करें, कोई शिव की पूजा करता है, कोई देवी की पूजा करता है, कोई श्री कृष्ण भगवान जी की पूजा करता है, कोई श्री राम जी की पूजा करता है। तो अपने अपने हिसाब से करते हैं, जिसको जिस भगवान में जिसकी आस्था ज़्यादा है उसके हिसाब से करते हैं। इसी तरीके से हमारे मुस्लिम समाज में भी जो हमारे आखिरी नबी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी थे, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा, तो पूरा मुस्लिम समाज भी उनको फॉलो करता है। तो अगर हम ईमानदारी से अपने धर्म के और हमारे जो आखिरी नबी थे उनको फॉलो कर रहे हैं, तो हमारे नबी तो कहे कि 14 साल पहले कह के चले गए कि भाई गाय के दूध में शिफा है। गाय का जो दूध है, शिफा का मतलब हुआ कि गाय के दूध में बहुत फायदे हैं। इनके दूध में इतनी एनर्जी है, इतनी ताकतें हैं, कितनी सारी बीमारी से लड़ने की क्षमता है। तो उन्होंने कहा है कि गाय के दूध में शिफा है और गाय के गोश्त में बवा है। उसमें कहा गया है, हमारी कुरान में लिखा है। बवा का क्या मतलब? बवा का मतलब है कोई बड़ी बीमारी। अच्छा। कोई गंभीर बीमारी, जैसे कैंसर कह सकते हैं, कोढ़ कह सकते हैं। अच्छा। तो वो जो हमारे पैगंबर थे, जो हमारे पैगंबर हैं, वो ये तो उस समय 14 साल पहले जब कह के गए, ये तो ना कहते ना वो कि भाई गाय का गोश्त मत खाओ, लेकिन उन्होंने अपने एक सही अंदाज में ये कह दिया कि गाय के दूध में शिफा है और गाय के गोश्त में बवा है। तो 99.99% मुसलमान गाय के गोश्त को पसंद नहीं करता, किसी हाल नहीं करता। वो जो 0.1% है
वो आपको हर धर्म में मिलेंगे। गलत मानसिकता है उनकी, गलत सोच के लोग होते हैं, वो 0.1% हर धर्म में खराब मिल जाएंगे। वो ऐसे मुस्लिम धर्म में भी हैं। और एक कम्युनिटी है, मैं नाम नहीं लूँगा, मुस्लिम धर्म में जिन्हें कसाई कह लीजिए, वो है ना, एक मछली तालाब को गंदा करती है। तो भाई सीधी सी बात ये है कि गाय को लेके देश में अनेक चीज़ें लगातार चल रही हैं। तो मैंने तो उस बात को देखते हुए, अपने नबी को फॉलो करते हुए ये कहा कि भाई आज भी हैं ऐसे मुस्लिम्स जो गाय को आज भी काटते हैं। वो चाहे 0.1% से भी नीचे होगा, लेकिन घटना घटती है तो ही सामने आती है ना, तो घटती है। और उन घटनाओं का फिर दुरुपयोग होता है। दुरुपयोग ये होता है, कितने फिर गौरक्षक, गौ सेवा दल, गौशाला कितने आ जाते हैं। आज तक किसी के पास रिकॉर्ड नहीं है कि किसी गौरक्षक ने कितनी गायों को कहाँ संरक्षित किया और उनके मरने के बाद कहाँ उनका अंतिम संस्कार हुआ। कुछ नहीं। ये सब लोगों ने अपने अपने हिसाब से धंधा बना रखा है और भारतीय जनता पार्टी इस खेल को अच्छे से खेल रही है। अच्छा, हिंदुओं में तो गाय को माता का दर्जा मिला हुआ है, क्या मुस्लिम भी इस तरीके से सोचते हैं कि गाय हमारी माता है? देखिए, माता सोचने से नहीं होता, बोलने से भी नहीं होता। मैंने 100 की एक ही बात का एक जवाब दे दिया कि जिनको हम फॉलो कर रहे हैं, आपने देखा होगा अभी नबी की शान में गुस्ताखी करने पर मुसलमान सब छोड़ देता है, सारी चीज़ छोड़ देता है। क्यों? क्योंकि वो उन्हीं को फॉलो कर रहा है और उन्हीं को फॉलो करेगा जब तक दुनिया चलेगी। तो जब हमारे नबी ने ही कह दिया कि भाई गाय का दूध में शिफा है और गोश्त में बवा है, तो वहाँ बात ही ख़त्म हो जाती है कि उसके अगेंस्ट जाने की। तो जो सही मुसलमान हैं, और वो 99.99% मुस्लिम्स हैं जो गाय को अच्छी नज़र से देखते हैं और जो गाय को सम्मानजनक तरीके से देखते हैं। क्योंकि हमारे नबी ने एक बात और कही है, जिस मुल्क में रहो उस मुल्क से प्यार करो, उस मुल्क के लिए जान भी देनी पड़े तो जान भी दे दो। तो जो मुसलमान है, जो अपने धर्म का पालन कर रहा है, वो ना तो देश के खिलाफ सुनेगा, बोलना तो बहुत दूर की बात, ना सहेगा। और इसी तरीके से जब गाय का जिक्र भी हमारे नबी करके चले गए, तो इसमें तो आपकी बात का जवाब यही आता है, जैसे आपने कहा कि क्या मुसलमान भी माता मानता है। मानने के तरीके अलग हैं, लेकिन अगर 1400 साल पहले हमारे नबी ने जिक्र किया है गाय का, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं गाय का स्थान बड़ा है, उसको मानना पड़ेगा और मानना चाहिए मुसलमानों को भी। गाय से हटके अब उत्तराखंड के भू कानून और मूल निवास पे आते हैं। आप भू कानून और मूल निवास का भी समर्थन करते हुए नजर आते हैं। देखिए, हमारे प्रदेश का आज जो भारतीय जनता पार्टी कई जगह फायदे उठा रही है कि भाई कहीं पे बड़े झगड़े हो जा रहे हैं, कहीं पे गोली कांड हो जा रहा है, कहीं पे कब्जे हो जा रहे हैं ज़मीनों पे, तो हम भू कानून का समर्थन इसलिए करते हैं। अगर उत्तराखंड में भू कानून बना होता तो जो उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, कई स्टेट बाहर से लोगों ने आके यहाँ पे उत्तराखंड को व्यवसाय का एक अड्डा बनाया है। ठीक है, व्यवसाय आदमी पूरी दुनिया में, पूरे देश में कहीं भी कर सकता है, देश में भी कर सकता है, दुनिया में भी कर सकता है। ये अधिकार दिए हैं, कानून ने दिए हैं, संविधान ने दिए हैं। लेकिन बाहर से लोगों ने यहाँ पर आकर जो कुछ इस तरीके से ज़मीनों की खरीद फरोख्त की है, जिससे जो यहाँ के मूल निवासियों के अधिकार थे वो कहीं ना कहीं उन अपने अधिकारों से वंचित रह गए। और उत्तराखंड में भू कानून का जो हम समर्थन करते हैं, इसलिए भी करते हैं, आज देखिए ना, 100 बीघे प्लॉटिंग चल रही है, 500 बीघे की बड़ी बड़ी प्लॉटिंगें चल रही है, अनऑथराइज चल रही है, एग्रीकल्चर ज़मीनों पे चल रही है। ठीक है, मैं विकास के पक्ष में हूँ, लेकिन विकास लीगल हो, इनलीगल नहीं होना चाहिए। आज अगर आप चारों तरफ बात करेंगे, देहरादून में कितनी प्लॉटिंगें चल रही हैं? अगर उदाहरण के तौर पे 1000 प्लॉटिंग है तो 950 प्लॉटिंगें अवैध हैं। अगर भू कानून बना होता या भू कानून बन जाए, अवैध प्लॉटिंग बंद हो जाएगी। खरीद फरोख्त जो
आज क्या एक नए नए तरीके निकाल रखे बाहर के लोगों ने। लेकिन जो बाहर के लोग आए हैं वो कह रहे हैं कि भाई मूल निवास क्यों है, भारत के नागरिक सब एक हैं तो संविधान एक है, तो अलग अलग नियम किस लिए है? अलग अलग नियम इससे तो कई आपके जो बाहर के मुस्लिम हैं या जो यहाँ रहते हैं वो भी नाराज हो जाएंगे आपसे कि आजाद अली किस तरीके की बात कर रहा है। मैं आपके न्यूज चैनल पे आज ना तो किसी को खुश करने के लिए बैठा हूँ ना किसी को नाराज करने के लिए बैठा हूँ। बात हो रही है अधिकार की और हक की। बात अगर अधिकार और हक की करें, उत्तराखंड राज्य एक नया राज्य बना था, छोटा राज्य है, विशेष सपोर्ट चाहिए थी और विशेष दर्जे मिले भी हैं कुछ, तो उसी के तर्ज पर जैसे हिमाचल में है भू कानून, छोटा प्रदेश है, पहाड़ी प्रदेश है, आय के साधन नहीं है, तो ऐसे प्रदेशों में भी अगर बाहर के ही आदमी आके बेच के चले जाएंगे तो प्रदेश कैसे विकसित होगा, प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसे ठीक होगी। तो हमारा ये ऐतराज नहीं है कि कोई कहीं से आगे बिजनेस क्यों कर रहा है। मैं कह रहा हूँ कोई बाहर से मुस्लिम आया, माहौल तो खराब हो रहा है, कई हमने पहाड़ों में देखा है। मुझे ऐतराज नहीं है, पहाड़ों में हमने देखा है। ऐतराज ये है कि पहाड़ी प्रदेश है हमारा उत्तराखंड, सबसे पहले तो ये आदमी को स्वीकार करना चाहिए। और जितने भी बाहर से यहाँ लोग आते हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि उत्तराखंड जो है पहाड़ी प्रदेश है। आजाद भाई, सवाल मेरा ये था कि हमने देखा है पहाड़ों में मुस्लिम पहले ज़्यादा मात्रा में नहीं थे, लेकिन अब कई जगह पे देखा जा रहा है कि जब पहाड़ों में मुस्लिमों की संख्या बढ़ी है, वही ना कुछ इस प्रकार से बवाल हुआ है। कभी वहाँ पर लव जिहाद का मुद्दा उठता है कि पहाड़ की कोई लड़की उनके साथ चली गई, कभी कभी इस प्रकार के मुद्दा उठता है कि अवैध ज़मीन कब्जा दी, वहाँ पे मजार जिहाद जिसको कहा जाता है। ऐसे लोग भी आ रहे हैं बाहर से। देखिए, लड़की का इशू अलग है, मजार का इशू अलग है। मैं तो धन्यवाद करूँगा धामी सरकार का, जो मजारों पे बुलडोजर चला है, जो मजारें टूटी है, मैं धन्यवाद करूंगा उनका। हमारे में मुस्लिम समाज में बुत परस्ती का ऐतराज किया गया है। हमारे में सिर्फ अल्लाह के सिवा किसी की इबादत नहीं कर सकते हम। तो ये जितनी मजारें बनी थी, तो ये है कौन ये लोग? तो जितनी मजारें बनी थी इसको तो हमारे में बिद्दत माना गया है। तो वो काम तो मुस्लिम समाज को जो करना चाहिए था, उन मजारों को हटा के सिर्फ एक अल्लाह की ही इबादत करने के लिए, वो काम धामी सरकार ने किया। लेकिन भाजपा सरकारों की अगर हम बात करें, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें मजार या हिंदू मुस्लिम्स के इशू कई सारे क्रिएट करके इसमें अपने लाभ लेती है, तो उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि जैसे गाय से हम शुरू हुए थे, अभी गाय पे अगर कानून बन जाए और गाय को राष्ट्रीय पशु और गाय माता का दर्जा मिल जाए, तो मैं बता रहा हूं उसका दुरुपयोग बंद हो जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी नहीं चाहती कि उसका दुरुपयोग बंद हो और उस पर कानून बने और इनकी दुकान जो राजनीतिक दुकान है वो बंद हो। इसी तरीके से ये हिंदू मुस्लिम्स पे या कई सारे इश्यूज हैं, इन पे कानून नहीं लाते, आप कानून बनाइए ना। तो आपको लगता है कि जो मैंने बाहर से आए हुए मुस्लिमों का जिक्र किया था, जो इस प्रकार से चीज़ें कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं आजाद अली के नज़र में? जो जैसे लव जिहाद जो हो रहा है, बाहर से आते हैं और इस तरीके की हरकत पहाड़ों में करते हैं। देखिए, धी बेटी सबके घर में है। अगर कोई भी बाहर का हो या भीतर का हो, ठीक है, एक ये अच्छी बात है। कोई बाहर से आके कर रहा है वो तो घिनौना अपराध हुआ कि बाहर से आया और सिर्फ वो प्लानिंग से आया और वो अपना काम करके चले गया और यहाँ आग लगा के वो निकल गया। ये तो बिल्कुल तत्काल बंद होना चाहिए। लेकिन अगर हिंदू लड़की है, मुस्लिम्स लड़की है, अपराधी कोई भी है, एक कानून होना चाहिए और उस पर जो कुछ दल और कुछ संगठन अपनी रोटियां सेकते हैं, उनके व्यक्तिगत हित है, क्योंकि वो उसके आड़ में पैसा भी इकट्ठा करते हैं, पीड़ित परिवारों को लूटते भी हैं और भारतीय जनता पार्टी उसको कहीं ना कहीं संरक्षण देती है। तो ये चीज़ें तो बंद होनी चाहिए। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि बाहर से स्पेशल इसके लिए आते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ जितना सख्त कानून बने, जितनी सख्त कार्यवाही हो, वो होनी चाहिए। अभी आपने एक बात और कही, उसमें मैं जवाब देना चाहता हूँ कि थूक जिहाद बाहर का हो या भीतर का हो, एक आदमी आप हमें बता दीजिए कि रोटी में थूक कर रोटी बनाने वाले को या चाय में थूक कर चाय बनाने वाले को पूरे हिंदुस्तान में एक किसी मुसलमान ने अगर उसका समर्थन किया हो? नहीं करेंगे, क्योंकि सारा मुसलमान जानता है, मुसलमान समाज को पता है, सफाई, जिस साफ सुथरा रहना आधा ईमान है। आधा ईमान से मतलब हमारे में कहा है
पाकी आधा ईमान है। पाकी मतलब साफ सुथरा रहना, बिल्कुल सफाई से रहना। तो पाकी जब आधा ईमान है तो सीधी सी बात है ना, उसका समर्थन कर ही नहीं सकते। तो जो भी ये मुसलमान, एज ए मुस्लिम मैं इस बात को कह रहा हूँ, या कोई भी हिंदू या किसी भी धर्म का व्यक्ति अगर किसी के खान पान के साथ खिलवाड़ कर रहा है या किसी की आस्था को ठेस पहुंचा रहा है, मैं ये कह रहा हूँ उसको तो फांसी ही होनी चाहिए। इससे नीचे मैं तो उसके लिए समर्थन में नहीं हूँ। अच्छा, ऐसा क्यों होता है कि जब भी हम वीडियो देखते हैं किसी का नाम नफीस निकल जाता है, किसी का आगे अली लगा रहता है, किसी के पीछे मोहम्मद लगा रहता है, क्या ये परसेप्शन बनाया जा रहा है कि या टारगेट किया जा रहा है? ये है क्या आपकी नज़रों में, क्या है? क्योंकि मेरे को लगता नहीं कि एक आम इंसान हो, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, कभी नहीं चाहेगा कि इस प्रकार से ये कृत्य किया जाए। ये लोग कौन है, कहाँ से आते हैं, इस प्रकार से परसेप्शन ये बनाया जा रहा है? नहीं, अभी अगर हम बात करें, देखिए हो क्या रहा है। जो हमारा चौथा स्तंभ है, आप नाराज हो जाएंगे, जो चौथा स्तंभ है मीडिया, इसका सरासर दोषी जो है मीडिया है। देहरादून में पिछली 20 घटनाओं को उठा लीजिए, महिलाओं से और नाबालिग लड़कियों से संबंधित, आपको ज्यादातर दोषी या अपराधी या ऐसे अपराध में संलिप्त हिंदू लोग मिलेंगे या हिंदू लड़के मिलेंगे। और मिलने का कारण ये भी है कि आबादी के हिसाब से हिंदू ज़्यादा है तो ज़्यादा मिलेंगे। लेकिन घटना सिर्फ और सिर्फ मीडिया वो दिखाता है जिसमें अपराधी मुस्लिम है। तो प्रॉब्लम ये है, अभी देहरादून में आईएसबीटी पे 5 अधेड़ उम्र के लोगों ने एक नाबालिग बच्ची के साथ रेप किया। बताओ किस न्यूज़ चैनल ने डिबेट कराई? बताओ किस न्यूज़ चैनल ने मौके पे जाके लाइव किया हो या लोगों से राय ली हो? इसकी तो दोषी जो देश की जो ऐसे हालात बन रहे हैं, इसका दोषी मीडिया है। तो ये क्या हो रहा है, इसी तरीके से थूक वाला कह लीजिए। जैसे अभी कली की एक वीडियो है जो खूब चल रही है, रीना ने 8 साल से आटा ही गूंद रही हो अपने यूरिन से, ठीक है। गलती से वो महिला मुसलमान होती, आज टीवी चैनलों पे डिबेट नहीं हो रही होती, दंगे हो रहे होते, सोशल दंगे, कि वो वहीं से एक दूसरे को खा जाएं, काट दें, ऐसी डिबेटें चल रही होती। एक डिबेट नहीं हो रही, मैं देख रहा था आज, एक न्यूज़ चैनल मौके पे नहीं गया। एक तो रीज़न ये है कि थूकने वाला हो या आस्था के साथ किसी भी तरीके से खिलवाड़ करने वाला हो, वो किसी भी समाज का हो, वो अपराधी है, उसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए, किसी भी समाज से। लेकिन प्रॉब्लम बस यहीं आके आ जाती है कि मुस्लिम्स अपराधी है तो मीडिया उसको हाई हुल्ला करके इतना बड़ा बना देती है कि वो पूरे देश में एक चर्चा का विषय बन जाता है। और अगर कहीं अपराधी हिंदू है तो उसको ऐसे दबा दिया जाता है जैसे कि वो पाक साफ इंसान है। लेकिन इसमें मीडिया के साथ साथ ये सब प्रायोजित चलता है, जो मौजूदा सरकारें चल रही हैं उनके हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें, इसके दोषी मैं मीडिया वालों को भी नहीं कहूँगा, वो भी बेचारे कहीं ना कहीं मजबूर कह लीजिए या दबाव में कह लीजिए, या ये कह सकते हैं कि अपनी दाल रोटी का सवाल है, उनकी सरकारों के हाथ हुई कठपुतली बनी है, इसलिए सब चल रहा है। लेकिन मुस्लिम समाज का एक और चीज़ देखा गया है कि एक तो शिक्षित कम है, और इस तरीके की हरकतें जो आपने बोला है कि हिंदुओं का ज़्यादा नाम आता है, मुस्लिमों का कम आता है। लेकिन अगर कुछ रिपोर्टें अगर आप उठा के देखें तो उसमें लगता है कि जैसे सारे उसमें मुस्लिमी नाम उसमें आते हैं। मीडिया का आपने दोषी माना है, तो कुछ ना कुछ जो मुस्लिम समाज में जो उनको एक धर्मगुरु टाइप के भी कह सकते हैं, उनकी भी तो जिम्मेदारी बनती है कि अपने समाज में जो गलत लोग हैं उनको सुधारा जाए इस तरीके से। जिस दिन किसी भी समाज की बात करें हम, अगर वो शिक्षित हो जाएगा तो उसके लोग सब राज कैसे करेंगे, ये बड़ा कारण है। इससे मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं हमारे या किसी भी समाज में अगर वो अपराध की तरफ जा रहा है या वो अशिक्षित हो रहा है तो उसमें जिम्मेदार उस समाज से जुड़े जो भी जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो है। बहुत गंदी हरकतें कर रहा है। मैं कह रहा हूँ फांसी पे चढ़ाओ, अगर एक आदमी समर्थन में निकल जाए। थूक के क्या मतलब है भाई रोटी खिलाने का, ठीक है। यूरिन डाल के क्या मतलब है जूस पिलाने का, ठीक है। क्या मतलब है भाई तुम्हारा जो ये मसूरी में हुआ चाय बनाने का, थूक के तत्काल फांसी हो। जो एक को फांसी होगी
1000 लोग सुधर जाएंगे, सोचेंगे भी नहीं। लेकिन इसके साथ साथ अगर आज हम देश की बात करें, ये तो छोटी मानसिकता की गंदी सोच के लोग कर रहे हैं, लेकिन सजा इनको बड़ी मिलनी चाहिए। लेकिन अगर हम बड़ी घटनाओं की बात करें, उन्हें कौन कर रहे हैं? 20 साल के लड़के। उन्हें कौन कर रहे हैं? 22 साल के लड़के। अब बाबा सिद्दीकी को किसने मारा? कौन मुसलमान था उसमें? सारे हिंदू लड़के। कौन है 20-22 साल के? उनको तैयार, उस पौध को तैयार कौन कर रहा है? उस पौध को तैयार होने कौन दे रहा है? तो विजय जी, प्रॉब्लम क्या है? हमें प्रॉब्लम पे जाना पड़ेगा। अगर वाकई में हम चाहते हैं ये हमारा देश है, ये देश तरक्की करे, क्योंकि इससे किसी से छुपा हुआ नहीं है। इतिहास के साथ साथ वो इतिहास आज भी मौजूद है, वो चेंज नहीं हुआ, वो बदला नहीं है। क्योंकि हमारे देश का जो इंडिया गेट है दिल्ली में, जो इंडिया गेट है, वो इंडिया गेट आज भी मौजूद है और उस पर देश के लिए बलिदान दिए हुए शहीदों के नाम लिखे हैं। प्रतिशत देख लीजिए उसमें जाके, किसकी ज़्यादा मिलेगी आपको? तमाम लाइन से मुस्लिम्स मिलेंगे जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है। तो हमें ये समझने की बड़ी आवश्यकता है। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर किसी धर्म की पैरवी करने के लिए बिल्कुल नहीं बैठा हूँ। मैं एक सेकुलर आदमी हूँ, मैं सामाजिक आदमी हूँ। मेरे लिए हिंदू भी उतना ही है, मेरे लिए मुस्लिम्स भी उतना ही है। लेकिन अभी अगर हम बात करें कि इंडिया गेट पे जाके देखें तो उसमें मुस्लिम्स नाम भी मिल जाएंगे कितने सारे। तो जब हमने अपने देश को, हिंदू भाई, सिख, ईसाई, सब लोगों ने मिलकर कंधे से कंधा मिला के देश को आज़ाद कराया, और देश को आज़ाद कराने के लिए इकट्ठे होकर हमने लड़ाइयाँ लड़ी, और देश को आज़ादी मिली, हमें सफलता मिली। तो हम क्यों उस राह को छोड़ रहे हैं? ये मौजूदा सरकारें क्यों ऐसा देश में वातावरण बना रही हैं कि देश कमज़ोर हो? मैं ये कह रहा हूँ, आज बांग्लादेश की स्थिति देखिए ना, बांग्लादेश कितना कमज़ोर हो गया है। मुस्लिम्स देश है। पाकिस्तान की स्थिति देखिए क्या है, भुखमरी जैसे हालात हैं। नेपाल की स्थिति देखिए ना, हिंदू राष्ट्र है, क्या स्थिति है। ये सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बैठे लोग अपनी रोटियां सेकने के लिए सब कर रहे हैं। लेकिन आपने केवल भाजपा को ही टारगेट क्यों किया? आपका कहना है कि भाजपा सब चीजें कर रही है। मैं ये कह रहा हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है, इन चीज़ों को बढ़ावा मिला है। कांग्रेस के समय पे नहीं था? रहा है, मैं कह रहा हूँ रहा है, बिल्कुल रहा है। कांग्रेस ने 55-60 साल तो राज किया ही है देश पे। तो 55-60 सालों में वो बाबरी मस्जिद के इशू को समाप्त नहीं कर पाई। अगर ये जो राम मंदिर अब बना है, अगर वाकई में ये सारी चीज़ें थी और या नहीं थी, हम उस पर नहीं जाएंगे। तो भाई कांग्रेस इतने सालों से इसको क्यों अटका के बैठी थी? कांग्रेस ने क्यों ताले खुलने दिए जब वहाँ पे मंदिर था ही नहीं? क्यों वहाँ पे मूर्ति रखी गई कांग्रेस के राज में? तो मैं भारतीय जनता पार्टी को तो सिर्फ इसलिए कोस रहा हूँ। आज अगर हम नेहरू की बात करें, हम जिन्ना की बात करें, अब जिन्ना जी पता नहीं जहन्नुम में है कि जन्नत में है। अब नेहरू जी कहाँ हैं? अब उनको तो ढूंढना मुश्किल है। तो नेहरू की या जिन्ना की बात तो मैं करूँगा नहीं। तो मैं भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो मौजूदा सरकारों की बात कर रहा हूँ कि मौजूदा सरकारें जो इस समय पे यहाँ हैं, जीता जागता तो हमारा उदाहरण का देख लीजिए ना। कम्युनिटी और भी हैं देश में, ईसाई कम्युनिटी भी है, सिख कम्युनिटी भी है, मुस्लिम कम्युनिटी भी बार बार टारगेट किया जाता है। कुछ तो कमियां होंगी, या उत्तराखंड की हम पर्टिकुलर बात करें, कुछ तो खामियां होंगी जो इस प्रकार की चीजें सामने पे आ रही हैं। कभी भाजपा वालों से पूछना है कि भाई ऐसा क्यों करते हो? वो बाहर कुछ भी बोले, पर अंदर जाके वो भगवान के आगे भी हाथ जोड़ के बोलते हैं, भगवान बस ये मुद्दा खत्म मत करना कभी। ये उनकी वो दुकान है जिसमें बस सेल ही सेल है। तो जिस दिन मुसलमान मुद्दा खत्म हो गया, जिस दिन गाय को लेके इशू खत्म हो गया, जिस दिन जो भी है मजार वजार जो भी है सारी चीज़ें इनको लेके इशू खत्म हो गया, तो भारतीय जनता पार्टी की दुकान तो बंद हो जाएगी उस दिन। और वो दुकान बंद होगी तो विकास की अगर बात करेंगे तो जैसे ही उत्तराखंड में कुछ परिवर्तन की बात आती है, या उत्तराखंड थोड़े दिन में पता लग जाता है भाई यहाँ यूसीसी की तैयारी हो गई। यूसीसी से क्या प्रॉब्लम है? यूसीसी तो अच्छा, लेकिन लागू करो ना। हम तो स्वागत कर रहे हैं, आप लागू कीजिए, लेकिन समानता दे पाएंगे इसमें? तो आपके खुद मुस्लिम लीडर सामने पे आ जाते हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ समानता दे पाएंगे क्या आप? अगर दे पाएंगे तो कीजिए ना। लेकिन समानता का मतलब समानता होना चाहिए। एक तरफ आप समानता की बात करते हैं, एक तरफ आप डेमोग्राफी चेंज की बात कर रहे हैं, तो दो चीजें नहीं चल सकती। अगर समानता देना चाह रहे हैं तो समानता तो फिर ये रहेगी ना कि फिर जो कानून किसी एक के लिए वो दूसरे के लिए भी होगा। फिर हिंदू मुस्लिम भी नहीं कर पाएंगे आप।
फिर तो बराबर है भाई, मुसलमान से क्या मतलब है, मुसलमान होगा या हिंदू होगा। नहीं, मेरा सवाल ये था फिर मुस्लिम जो लीडर हैं उसका विरोध क्यों कर रहे हैं हम तो देख रहे हैं सड़कों पे कई मुस्लिम लीडर हैं जो कह रहे हैं यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। देखिए यूसीसी की आड़ में जो भारतीय जनता पार्टी और खेल करना चाह रही है, विरोध बेसिकली उन चीजों का है। यूसीसी, तो आप उन लीडर को समर्थन कर रहे हैं जो ये कह रहे हैं कि लागू नहीं होना चाहिए? नहीं, मैं इस बात का समर्थन नहीं कर रहा हूँ कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ यूसीसी में जो खामियां हैं उनको ठीक करो ना आप। आप अपनी मर्जी से ड्राफ्ट तैयार कर रहे हो, बताओ आपने कितने मुस्लिम से उसमें मुस्लिम समाज से जुड़े लोगों को कमेटी में लिया, बताओ आपने उसमें हर समाज का किस व्यक्ति को लिया। तो यूसीसी का मतलब समानता, तो समानता आप दे पाएंगे तो कीजिए, हम स्वागत करेंगे। तो अभी आज के समय में वर्तमान की बात करें तो आज़ाद अली को क्या लगता है कि उत्तराखंड के अंदर क्या मुस्लिमों का हक मारा जा रहा है या उनको पर्टिकुलर टारगेट किया जा रहा है या मुस्लिम उत्तराखंड के अंदर सुरक्षित नहीं है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। मैंने अभी बताया कि बात जब हिंदू मुस्लिम्स की आएगी तो वहाँ सिर्फ और सिर्फ मीडिया का जो ऑन ऑफ वाला बटन है वो ऑन कर दिया जाएगा कि भाई वो मुस्लिम्स इशू आ गया तो उस पर डिबेट, बाइट्स, टिप्पणियाँ सब चल जाएंगी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करो तो आज पूरी भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित ना कोई सुरक्षित है, ना रोजगार है, और सबसे बड़ी स्थिति जो है माहौल इस कदर भय का बना दिया गया है कि आप स्वतंत्र बोल नहीं सकते। आप सरकार के खिलाफ, पहले की सरकारें होती थी, चाहे वो कांग्रेस की रही या भाजपा की भी रही, पहले अगर विपक्ष कुछ बात कह रहा है, कोई समाज सेवी कोई बात कह रहा है, कोई न्यूज़ चैनल कोई बात कह रहा है, सरकारें सुनती थी, हाँ भाई ये खामियां इनको ठीक किया जाए। तो मौजूदा सरकारों की अगर हम बात करें तो मौजूदा सरकारें तो इस राह पे चल रही हैं कि जो बोलेगा वो जेल में जाएगा। कितने पत्रकार जेल भेज दिए उत्तराखंड के। इसमें जो आपका मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी आपसे नाराज हो सकती है कि भाई हमारा लीडर किस प्रकार से बात कर रहा है, वो कह रहा है राष्ट्रमाता घोषित करो, वो कह रहा है भू कानून की बात कर रहा है। अच्छा, आप एक बात, तो आपने ये आज का जो कार्यक्रम रखा, ये आपने शायद मैंने जो मैं गाय माता ही कहूँगा, ठीक है, उनको ब्रेड खिला, वो मैं मेरी खुद की इच्छा है, मैं पशु प्रेमी नहीं हूँ। पशु प्रेमी से पशु में बहुत सारे पशु आ जाते हैं, लेकिन मैं गाय और एक बंदर, दो लोगों से मेरा हार्डली टच है, और वो कुदरती है तो है। तो मैं कभी कभी 10 दिन में वीडियो तो मैं कभी डालता हूँ 2 महीने 3 महीने में, लेकिन 15 दिन में, 10 दिन में, 20 दिन में बंदर और गाय को मेरी इच्छा होती है कुछ खिलाने की, मैं खिलाता हूँ, ठीक है। तो ये जो आज का प्रोग्राम रखा आपने, मेरी वो वीडियो शायद देख के ही हमारी बात हुई। आपने कहा, आपने ऐसे बोला, मैंने कहा हाँ, मैंने बोला कि उस पर आप हैं, स्टैंड है, मैंने बोला मैं स्टैंड हूँ, कि चैनल पे भी स्टैंड रहेगा आपका, मैंने कहा रहेगा, इसलिए हम बैठे इस प्रोग्राम में। एक मुसलमान का उसमें कमेंट दिखाओ जो ये कह रहा है आज़ाद अली जी कैसे कह दिया आपने कि गाय को राष्ट्रीय पशु या राष्ट्रीय गाय माता का दर्जा दिया जाए, एक नहीं मिलेगा। मुसलमान तो कभी भी नहीं चाहेगा कि गाय को राष्ट्रीय पशु ना घोषित किया जाए, गाय माता घोषित ना किया जाए। तमाम मुसलमान, और मेरे हिसाब से सारा मुसलमान स्वागत करेगा, क्योंकि इशू ही खत्म हो जाएगा। और जो गाय के को काट रहा है, उस कानून में बहुत सारी चीजें होंगी। जो गाय को काट रहा है वो तो दोषी होगा ही होगा, जो उसको अपने घर से किसी को बेच रहा है, छोड़ रहा है रोड पे, वो भी दोषी होगा। तो कानून में तो बहुत सारी चीजें आएंगी ना, तो तमाम मुसलमान उसका स्वागत करेगा। और अगर तब भी कोई मुसलमान इससे नाराज होता है तो मैं आपके चैनल पे ही उस आदमी को आमंत्रित करता हूँ, वो आप और हम बैठे हैं, 3 लोग, एक चेयर और लगी, 3 लोग खुली डिबेट करेंगे। तो अगर कोई ऐतराज करता है तो उसको आप ढूंढिएगा। अच्छा, मैं देखता हूँ कि न्यूज़ चैनलों पे कई मुस्लिम नेता आके बोल जाते हैं कि भाई जैसे अभी हम बात कर रहे थे गाय माता, क्यों कहेंगे भाई हम गाय माता नहीं बोलेंगे, जैसे कहीं आपने देखा होगा कि वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, इस प्रकार की भी कई बातें। तो क्या लगता है वो जो नेता है वो मुस्लिमों की तरफ से बोलते हैं या प्रायोजित होते हैं? जैसे कहते हैं कि भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, क्या आज़ाद अली बोलते हैं भारत माता की जय? कहता रहा हूँ वो, देखिए सर, ये आपका फंडामेंटल राइट है, आपका अधिकार है, आप क्या बोलेंगे, ठीक है, क्या खाएंगे, क्या, लेकिन उसके पीछे लॉजिक देते हैं, क्या पहनेंगे, ठीक है। मैं अपनी इच्छा से 100 बार बोलूं भारत माता की जय, लेकिन लॉजिक देते हैं कि हमारे 100 बार बोलूंगा मैं, ठीक है। लेकिन अगर आप मुझे जबरदस्ती कहेंगे भारत माता की जय बोलो, मैं नहीं बोलूंगा। ये एक सिर्फ इन्होंने मन गढ़ंत चीजें गढ़ रखी है कि वो भारत माता की जय नहीं बोलेगा। नहीं, भाई तुम कैसे बुलवा दोगे किसी मेरा आप सवाल समझे नहीं। अल्लाह अकबर कैसे बुलवा दोगे? मैं कहूँ चलो जी इसी न्यूज़ चैनल पे लाइव है, आप बोलो अल्लाह अकबर बोलो,
आप अपनी मर्जी से 100 बार बोल सकते हैं अल्लाह अकबर। नहीं नहीं, मैं मेरा सवाल मेरा मूल सवाल ये था कि वो खुद जो डिबेट पे बोलते हैं वो कहते हैं कि हमारे जो दलाल हैं बेसिकली, वो चाहे कोई भी हो, वो नाराज होते हो जाए। मुझे मुस्लिम समाज की नाराजगी की चिंता है, लेकिन जो ऐसे के नाम पे हमारा ऐसा संगठन चल रहा है कि उसका काम ही सिर्फ दलाली करना है, उसका काम ही मुस्लिम इशू को लेके ही बोलना है, सेंसिटिव इशू पे बोलना है और मुसलमानों को भड़काना है, सही राह नहीं दिखानी है। तो देखिए जो चैनलों पे बैठ के कर रहे हैं उनकी तो दुकान है, उनको दुकान। एक्चुअली मैं इंटरव्यू लेने का पर्पस आपका ये था, मैं समझना चाह रहा था कि ये राजनीति हो क्यों रही है, क्योंकि अचानक से कभी लैंड जिहाद आ जाता है, कभी थूक जिहाद आ जाता है। लास्ट में जाते जाते अजद भाई एक सवाल और रहेगा आपसे कि अभी जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन्होंने एक बयान और दिया था कि यहाँ के मुस्लिम ऐसा नहीं कर सकते, ये जो कर रहे हैं वो बाहर के मुस्लिम। उनकी बयान से कितना ताल्लुक़ रखते हैं आप? देखिए उनके बयान से मैं समर्थन करता हूँ। तो आप मानते हैं कि यहाँ उत्तराखंड के मुस्लिम और जो बाहर के मुस्लिम दोनों में फर्क है? जो घृणित घटनाएं हैं, जो घिनौनी घटनाएं हुई हैं, मैक्सिमम बाहर के ही लोगों ने की है। तो मैं उनके इस बयान का समर्थन करता हूं और ऐसे लोगों का स्वयं मुस्लिम समाज को भी विरोध करना चाहिए। मैं तो करूँगा, वो चाहे फिर किसी भी राज्य का मुस्लिम्स हो, किसी भी तरीके का मुस्लिम्स हो, और अगर बाहर से आके यहाँ पे कोई किसी भी तरीके का अपराध कर रहा है, उसको यहाँ पे अगर वो आया है किसी काम के लिए, किसी कारोबार के लिए, अपनी रोजी रोटी के लिए, उसका स्वागत है, वो करे, कोई नहीं रोकेगा, कोई पहाड़ में भी नहीं रोकेगा, किसी जिले में कोई नहीं रोकेगा। विरोध किस बात का है? विरोध तो इस बात का है कि वो आया तो है वहाँ पे काम करने, कर वो अपराध रहा है, तो क्यों नहीं मैं उसके खिलाफ होऊंगा? तो मैं उसके 100% खिलाफ हूँ। और वाकई में जो घिनौनी घटनाएं कई सामने आई उसमें बाहर का ही मुस्लिम्स रहा है। तो इसी के लिए तो भू कानून की आवश्यकता है। इसी के लिए तो जब भू कानून भी होगा तो बाहर का आदमी आएगा तो उस भू कानून में करो ना भाई, जो यहाँ रह रहा है 10 दिन से ज़्यादा रहेगा, करो ऐड, वो यहाँ पे उस चीज़ का उसका भी कुछ मानक तय करो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं अपराध रोकने के लिए। और यहाँ की जो देहरादून की आप बात करो या हरिद्वार की आप बात करो, जितना हमारे पहाड़ों का एरिया है, मैदानी एरिया, देहरादून हरिद्वार 2 जिले बड़े हैं गढ़वाल में, ये दोनों जिलों में आज ऐसा कौन सी एक प्लॉटिंग होगी, ऐसा कौन सा होगा इसमें सारे तमाम बाहरी लोग नहीं हैं? कितने हरियाणा के यहाँ पे हैं, कितने उत्तर प्रदेश के लोग यहाँ हैं जो सारी चीज़ें कर रहे हैं, और विवाद सिर्फ उन्हीं में है। तो बाहरी तो कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहा है, और बाहरी का मैं इसीलिए विरोध करने वाली बात कर रहा हूँ। नहीं तो ये तो हर किसी का अधिकार है कोई कहाँ जाए कर, लेकिन हमारा छोटा प्रदेश है उत्तराखंड, और नया नया बना हुआ प्रदेश है, 20-22 साल हुए, 24 साल अभी। तो प्रदेश को मजबूत बनाने के लिए और मजबूत करने के लिए प्रदेश के हित के लिए कानून कई सारे बनने चाहिए, एक भू कानून ही नहीं। चलिए अंत में जाते जाते आजाद भाई, ये जो मुद्दा चल रहा है थूक जिहाद, कितना असर पड़ने वाला है? क्योंकि केदारनाथ चुनाव है, उसके बाद आपका निकाय चुनाव है, उसके बाद पंचायत चुनाव होने हैं, तब तक 27 में फिर विधानसभा चुनाव आ जाने, क्या ये मुद्दा रहने वाला है? देखिए भारतीय जनता पार्टी तो चाहेगी कि इस तरीके के मुद्दे कुछ बने रहें। मुस्लिमों पे कितना असर पड़ने वाला है? एक शब्द और जोड़ दिया। एक मुसलमान भी उसके पक्ष में नहीं जाएगा, जो जाएगा उसका विरोध हम करेंगे। जा ही नहीं सकता। कोई थूक के रोटी बना रहा है, थूक के चाय पिला रहा है, यूरिन डाल के जूस पिला रहा है, एक मुसलमान उसके पक्ष में नहीं जाएगा। जाएगा हम उसका विरोध करेंगे, विरोध नहीं करेंगे उसको जवाब देना तय करेंगे उसका। तो ये तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लाभ लेना चाह रही है। लेकिन जैसे आपने अभी केदारनाथ चुनाव की बात करी ना, केदारनाथ की जो जनता है, जो केदारनाथ के पूरे उस विधानसभा क्षेत्र के निवासी हैं, वो बहुत समझदार लोग हैं, वो कभी किसी के बहकावे में नहीं आए। और केदारनाथ की जनता इस बार केदारनाथ विधानसभा के हित में जो होगा वो तय करने वाली है। मैं ना यहाँ कांग्रेस की पैरवी कर रहा हूँ ना भारतीय जनता पार्टी की पैरवी कर रहा हूँ, लेकिन केदारनाथ विधानसभा के बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे लोग मेरे टच में हैं, बहुत सारे लोगों के टच में मैं हूँ। तो केदारनाथ की बात करें तो केदारनाथ की स्थिति तो चौंकाने वाली होंगी, रिजल्ट आने दीजिए। और इसी तरीके से नगर निगम चुनाव जो मौजूदा सरकार नहीं करा रही है, उसके पीछे बहुत सारे डर हैं, उसमें भी जो परिणाम आएंगे ऐतिहासिक आएंगे, और पंचायत चुनाव के परिणाम भी ऐतिहासिक आएंगे। तो वो तो देखते जाइए। थूक, लैंड जिहाद, फलाना ढिगड़ा, ये तो अपराध है, अपराधियों को सजा दो, इससे क्या मतलब है? विकास करो ना, विकास की चीज़ें करो। कहाँ है उत्तराखंड के आज भी उत्तराखंड वासी मूल निवास के लिए क्यों परेशान है भाई? क्यों आज भी आप मूल निवास को फैसला नहीं ले पाए? क्यों आज भी आप गैरसैंण को लेके फैसला नहीं ले पाए? क्यों आज भी आप उत्तराखंड के लिए रोजगार सृजित नहीं कर पाए? क्यों आज भी आप उत्तराखंड के युवाओं के लिए नौकरियों की व्यवस्था नहीं कर पाए? इन पे चुनाव होंगे अब।
अब ये थूक जिहाद इनके चुनाव नहीं, पुराने हथकंडे हो गए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, काफ़ी लंबा समय भी हो गया, लेकिन मैं चीज़ जानना चाह रहा था कि आखिर उत्तराखंड में चल क्या रहा है, तो इसलिए आज़ाद भाई के पास हम लोग आज आए थे, क्योंकि मुस्लिमों का किस प्रकार से परसेप्शन बनाया जा रहा है और एक्चुअल में मुस्लिम क्या कुछ चाहता है, इसलिए आज़ाद भाई से आज ये लंबा साक्षात्कार हमने किया। बहुत बहुत धन्यवाद आज़ाद भाई हमसे समय देने के लिए। फिर मिलते हैं किसी और प्रोग्राम में किसी और शख्सियत के साथ।